हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रसून हाड़ा। लास्ट टाइम हमने मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के यूनिट में वीबीटी की कमियों के बारे में पढ़ा था। आज हम क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा के मान की गणना करना सीखेंगे। ये इस टेबल में D1 से D10 विन्यास के लिए अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा के मान प्रबल क्षेत्र और दुर्बल क्षेत्र में दर्शाए गए हैं। इस टेबल से हमें क्या क्या बातें पता चलती हैं, देखिए। इससे दो महत्वपूर्ण बिंदु सामने आते हैं। D1, D2, D3 और D8, D9 एंड D10 इन अष्टफलकीय संकुलों का विन्यास लिगेंड क्षेत्र के सामर्थ्य पर निर्भर नहीं करता। यानी लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग हो यानी प्रबल हो या दुर्बल हो, इनका विन्यास हमेशा समान रहेगा। यहाँ हम देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड में D1 का देखिए T2G1 Eg0 है, वीक फील्ड में T2G1 Eg0। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग फील्ड में D2 विन्यास का देख लीजिए T2G2 Eg0, T2G2 Eg0, D3 में T2G3 Eg0 और यहाँ वीक फील्ड में भी T2G3 Eg0। इसी तरह से D8 पे चलते हैं। D8 का आप देख लीजिए स्ट्रॉन्ग फील्ड में T2G6 Eg2 है, तो यहाँ भी T2G6 Eg2 है। D9 विन्यास का प्रबल क्षेत्र में T2G6 Eg3 है और दुर्बल क्षेत्र में भी T2G6 Eg3 है। D10 का प्रबल क्षेत्र में T2G6 Eg4 है, तो दुर्बल क्षेत्र में भी T2G6 Eg4 है। दूसरा, यहाँ पर जो विन्यास फ्री मेटल आयन का होता है वही विन्यास संकुलों का होता है। किनके लिए? इन 6 विन्यास के लिए। अब हम बात करते हैं D4, D5, D6 और D7। इस विन्यास के लिए CFSE की गणना के मान पर हम गौर करते हैं। 3 इलेक्ट्रॉनों द्वारा T2G कक्षकों के अर्धपूर्ण भरे जाने के बाद चौथा वाला जो इलेक्ट्रॉन है निम्न ऊर्जा के अर्धपूर्ण T2G कक्षकों में या उच्च ऊर्जा के रिक्त Eg कक्षकों में स्थान ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार से हमारे पास 2 प्रकार के संकुल बन सकते हैं, यानी D4, D5, D6 और D7 अष्टफलकीय संकुलों का विन्यास लिगेंड क्षेत्र के सामर्थ्य पर निर्भर करता है। यानी प्रबल क्षेत्र लिगेंडों के बने संकुलों का विन्यास दुर्बल क्षेत्र में बने संकुलों के विन्यास से भिन्न होता है। यहाँ देख लीजिए D4 के लिए प्रबल में T2G4 Eg0 है, तो दुर्बल में T2G3 Eg1 है। D5 में प्रबल में T2G5 Eg0 है, तो दुर्बल में T2G3 Eg2 है। और D6 में T2G6 Eg0 है, तो T2G4 Eg2 है। D7 में T2G6 Eg1 है, तो प्रबल में T2G6 Eg2 है। देख लीजिए। अब यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कैसे इन्होंने क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा के मान की गणना की है। फार्मूला में है -0.4 इंटू एक्स। ठीक है, x का मान 1 है तो यहाँ पे लिख दिया T2G में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। ठीक है, उसके बाद Eg में यहाँ पे है ही नहीं तो 0.6 वाला यहाँ लगेगा ही नहीं। फिर डेल्टा O इज इक्वल टू मान आ गया -0.4 डेल्टा O। यहाँ पे भी सेम मान है 0.8 डेल्टा O, 0.8 डेल्टा O, 1.2 डेल्टा O, 1.2 डेल्टा O। अब जब Eg और T2G दोनों कक्षकों में इलेक्ट्रॉन है तब कैलकुलेशन कैसे है? -0.4 इंटू 4, क्योंकि T2G में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और डेल्टा O प्लस y प्लस पाई इज इक्वल टू क्या हो गया? -1.6 डेल्टा O प्लस पाई। ठीक है, क्योंकि Eg में इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया है? यहाँ पे Eg में भी इलेक्ट्रॉन आ गया तो 0.4 इंटू 3, ये 3 और 0.6 इंटू 1। ठीक है, डेल्टा O हो गया। और इसी तरह से ये आ गया -0.6 डेल्टा O। ठीक है, पाई कब आएगा? जब हमारा पेयरिंग शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक उदाहरण देखते हैं कहाँ पे पेयरिंग हो गया। ये T2G6 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये
0.4 के साथ इंटू 6 प्लस 0.6 के साथ इंटू 2, राइट, और डेल्टा ओ प्लस 3 पाई। ए का मान कितना है, मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने पेयर हैं, T2G6 में पेयर होंगे 3, तो 3 पाई, तो इसका मान आ गया -1.2 डेल्टा ओ प्लस 3 पाई। ठीक है, समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट किया गया है। प्रबल क्षेत्र लिगेंड वाले संकुलों में डेल्टा ओ का मान पाई से अधिक होता है, जबकि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड वाले संकुलों में डेल्टा ओ का मान पाई से कम होता है। यानी प्रबल क्षेत्र लिगेंडों से बने संकुलों में डेल्टा ओ का मान इतना ज्यादा होता है कि उच्च इलेक्ट्रॉन जो है उच्च ऊर्जा के ईजी कक्षक में जाने के बजाय T2G कक्षकों में ही युग्मित होना चाहेगा। क्यों युग्मित होना चाहेगा? क्योंकि युग्मन ऊर्जा का मान डेल्टा ओ से कम है, तो हम वही काम तो करेंगे ना जिसमें कम ऊर्जा लगेगी। इस प्रकार दुर्बल क्षेत्र लिगेंडों से बने संकुलों में डेल्टा ओ का मान इतना कम होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है अर्धपूरित T2G कक्षकों में युग्मित होने के बजाय ईजी कक्षकों में जाना चाहेगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनों के युग्मन के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। तो ज्यादा ऊर्जा देने वाला काम तो हम करेंगे नहीं। D4, D5, D6 व D7 विन्यास के लिए दो महत्वपूर्ण बिंदु सामने आते हैं। इनका विन्यास लिगेंड क्षेत्र के सामर्थ्य पर निर्भर करता है। दूसरा, दुर्बल क्षेत्र संकुलों का विन्यास वैसा ही है जैसा कि मुक्त धातु आयन का, और संकुलों में उतना ही अनुचुंबकत्व पाया जाता है या पाया जाएगा जितना कि मुक्त धातु आयन में होगा। परंतु प्रबल क्षेत्र संकुलों का जो विन्यास है मुक्त धातु आयन से भिन्न होता है। अतः संकुलों का जो अनुचुंबकत्व विलगित धातु आयन के अनुचुंबकत्व से भिन्न होगा। अब हम नेक्स्ट लेते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन को समझने के लिए हम एक कल्पना करते हैं कि एक घन में, यहाँ पे डायग्राम में घन बना हुआ है, घन में चतुष्फलक रखा हुआ है। ठीक है, ये चतुष्फलक भी इसके अंदर बना हुआ है। चतुष्फलक के चारों किनारे घन के एकांतर कोनों पर स्थित हैं। चतुष्फलक के चार कोण, दो कोने तो ये हो गए, ये घन के एक कोना इधर, एक कोना, ये एकांतर कोनों पर स्थित है, जिन पर 4 लिगेंड उपस्थित है। नीचे की तरफ भी ये एकांतर कोनों पर 2 चतुष्फलक के कोने हैं, जिन पर 4 लिगेंड उपस्थित हैं। अब ये चतुष्फलक के 4 कोने कौन कौन से हो गए? 1 जिस पे लिगेंड है, 2 जिस पे भी लिगेंड है, 3 और 4। ठीक है, तो ये 4 लिगेंड उपस्थित हैं तथा धातु आयन जो है वो घन के केंद्र में उपस्थित है, और X, Y और Z अक्ष घन के फलकों की ओर इंगित कर रहे हैं। ठीक है, यदि चतुष्फलकीय व्यवस्था में 4 लिगेंड धातु आयन की ओर पहुंचेंगे, तब वे न तो E और न ही T2 कक्षकों के एकदम सीध में होंगे। E कक्षक केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड के मध्य के कोण, यानी कोण किन किन के बीच, एंगल बिटवीन E, M एंड L, इसका मान होता है 54 डिग्री और 44 मिनट्स, जबकि T2 कक्षक केंद्रीय धातु आयन व लिगेंड के मध्य के कोण होते हैं 35 डिग्री 16 मिनट्स। यानी E कक्षक जो है लिगेंड की दूरी, E कक्षक लिगेंड की दूरी T2 कक्षक लिगेंड की दूरी से ज्यादा होती है। एक बात और आप लोगों ने नोटिस की होगी कि चतुष्फलकीय संरचना में E तथा T के साथ G पादांक नहीं लगाया हमने। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि चतुष्फलकीय संरचना में सममिति केंद्र नहीं होता, क्योंकि G का अर्थ सममिति से है। अतः
जिन कक्षकों को हम अष्टफलकीय संरचना में Eg व T2G लिखते हैं, उन्हीं कक्षकों को यहाँ चतुष्फलकीय संरचना में हम क्या लिखेंगे? E व T2 लिखेंगे। इस प्रकार जब लिगैंड केंद्रीय धातु आयन की ओर अप्रोच करते हैं तो समस्त डी कक्षकों की ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाती है। T2 कक्षकों जो कि हैं TXY, DYZ और DXZ के लिगेंडों के अधिक निकट होने के कारण उनकी ऊर्जा अधिक हो जाएगी, जबकि E कक्षक जो कि dx² - y² और dz² हैं के लिगेंडों से दूर होने के कारण उनकी ऊर्जा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इस प्रकार dx² - y² और dz² E जो कि E कक्षक कहलाते हैं, कम ऊर्जा के द्विसंभ्रंश तथा dxy कम ऊर्जा के द्विसंभ्रंश। यहाँ पे ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन दिखाया गया है चतुष्फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में। तो ये द्विसंभ्रंश या डबली डीजेनरेट तथा dxy, dyz और dxz जो हैं, ये उच्च ऊर्जा के त्रिसंभ्रंश या ट्रिपली डीजेनरेट कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं। इस प्रकार चतुष्फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन अष्टफलकीय क्षेत्र की तुलना में एकदम विपरीत होता है। अतः गोलाकार क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों की औसत ऊर्जा की तुलना में T2 कक्षकों की जो ऊर्जा है वह 0.4 डेल्टा T या 4dQ उच्च होती है। और डेल्टा T में डेल्टा क्या है? ऊर्जा, और T फॉर टेट्राहेड्रल। T इसलिए लगाते हैं, टेट्राहेड्रल के लिए लगाते हैं। जबकि E कक्षकों के लिए ऊर्जा का जो मान है वह औसत ऊर्जा की तुलना में -0.6 डेल्टा T कम हो जाता है। और गुरुत्व केंद्र के नियम के अनुसार T2 कक्षकों का कुल स्थायित्व और E कक्षकों का कुल अस्थायित्व T2 कक्षकों का कुल अस्थायित्व और E कक्षकों के कुल स्थायित्व के बराबर होता है। E व T2 कक्षकों की ऊर्जा में यह अंतर क्रिस्टल क्षेत्र स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाता है, जिसे डेल्टा T से या 10dQ से व्यक्त किया जाता है, T फॉर टेट्राहेड्रल। और विभाजन के पश्चात E कक्षकों में धातु आयनों के इलेक्ट्रॉन के प्रवेश से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तथा T कक्षकों में धातु आयन के इलेक्ट्रॉन के प्रवेश से ऊर्जा का अवशोषण होता है। यहाँ चित्र में अष्टफलकीय व चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन की तुलना और डेल्टा T और डेल्टा O में संबंध दर्शाया गया है। अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में D कक्षकों का विपाटन चतुष्फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र की तुलना में एकदम विपरीत होता है। देख लीजिए, यहाँ पे उच्च ऊर्जा के कक्षक, ये जो अष्टफलकीय में है, उच्च ऊर्जा के कक्षक Eg हैं और कम ऊर्जा के कक्षक T2G हैं, जबकि चतुष्फलकीय संकुल में अधिक ऊर्जा के कक्षक T2 हैं और कम ऊर्जा के कक्षक E हैं। यानी कि यहाँ विपाटन जो है चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होता है। अष्टफलकीय संरचना में T2G कक्षक जो हैं, ये तो हम बता चुके हैं, T2G कक्षक कम ऊर्जा के हैं और Eg कक्षक ज्यादा ऊर्जा वाले, देखिए यहाँ पे। जबकि चतुष्फलकीय संरचना में E कक्षक कम ऊर्जा वाले तथा T2 कक्षक जो है वो अधिक ऊर्जा वाले होते हैं। अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में हुए विपाटन ऊर्जा डेल्टा O का मान क्रिस्टल क्षेत्र में हुए विपाटन ऊर्जा, चतुष्फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में हुए विपाटन ऊर्जा डेल्टा T के मान से बहुत ज्यादा होता है। यहाँ देख लीजिए, ये इसका मान डेल्टा O का मान है
यहाँ पे ये डेल्टा टी का मान है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? क्या कारण है इसका? इसका कारण है कि अष्टफलकीय क्षेत्र में लिगेंड जो हैं ईजी कक्षकों के एकदम सीध में पहुंचते हैं, जिससे ज्यादा प्रतिकर्षण होता है और इसीलिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन भी अधिक होता है। जबकि चतुष्फलकीय क्षेत्र में लिगेंड किसी भी कक्षक के एकदम सीध में नहीं होते हैं, जैसा कि हम उस चित्र में देख चुके हैं, जिससे प्रतिकर्षण कम होता है और क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का मान कम होकर 2/3 रह जाता है। अतः यहाँ पे डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ या डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.45 डेल्टा ओ, यह इन दोनों की में संबंध दिखाया गया है। दूसरा कारण है अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में कितने लिगेंड होते हैं? 6 लिगेंड धातु आयन की ओर पहुंचते हैं, जबकि चतुष्फलकीय क्षेत्र में केवल 4 ही लिगेंड जो हैं धातु आयन की ओर अप्रोच करेंगे। अतः डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन डेल्टा टी। अब बात फिर वहीं पे आती है D4, D5, D6 और D7 में क्या हो रहा है? इन अष्टफलकीय संकुलों का विन्यास लिगेंड के सामर्थ्य पर निर्भर करता है, यानी प्रबल क्षेत्र की उपस्थिति में डेल्टा ओ का मान अधिक होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन युग्मित होकर निम्न चक्रण संकुल बनाएंगे। इसके विपरीत दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की प्रेजेंस में डेल्टा ओ का मान कम होगा और इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा के T2G कक्षक में युग्मित न होकर EG कक्षक में जाएगा और उच्च चक्रण संकुल बनाएगा। इसके विपरीत चतुष्फलकीय संकुल के बनने में डेल्टा टी का मान सदैव कम होता है और इस प्रकार चतुष्फलकीय संकुल जो है सदैव उच्च चक्रण संकुल या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। देखिए, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए, आपको याद रखनी है। इसको मैं रिपीट करती हूँ। चतुष्फलकीय संकुल के बनने में डेल्टा टी का जो मान है सदैव कम होगा और इस प्रकार चतुष्फलकीय संकुल सदैव उच्च चक्रण संकुल या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे CFSE टेट्राहेड्रल का मान दिया हुआ है, फार्मूला -0.6x प्लस 0.4y डेल्टा टी प्लस a पाई। x है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन e ऑर्बिटल्स, y है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2 ऑर्बिटल्स और पाई है एवरेज पेयरिंग एनर्जी, औसत युग्मन ऊर्जा, और a है नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट अब हम देखिए यहाँ पे CFSE का मान दे रखा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेके D10 तक दे रखे हैं और चूंकि ये वीक फील्ड लिगेंड में है, क्योंकि ये हमेशा क्या बनाएंगे? उच्च चक्रण संकुल या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो D1 के अंदर E1 T2 0, D2 में E2 T2 0, D3 में E2 T2 1, D4 में E2 T2 2, D5 में E2 T2 3, D6 में हो गया E3 T2 3, D7 में है E4 T2 3, D8 में E4 T2 4, D9 में E4 T2 5 और D10 में E4 T2 6। यहाँ पे देखिए, एक बार हम T2 0 वाले संकुल के लिए कैलकुलेशन करते हैं। 0.6 इंटू 1, ई के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, T2 में 0 है, डेल्टा टी इज इक्वल टू हो गया -0.6 डेल्टा टी। ये इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान हो गया। अब हम लेके चलते हैं D9 का कैलकुलेट करते हैं। चलिए, D9 में E में 4 है तो 0.6 इंटू 4 हो गया, प्लस T2 में 5 है तो 0.4 इंटू 5, ठीक है, डेल्टा टी हो गया, प्लस यहाँ पे युग्मित
इलेक्ट्रॉनों कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ पे 4 युग्म है, तो 4 युग्म 4 इंटू पाई हो गया। इसका कैलकुलेशन आया -0.4 डेल्टा टी प्लस 4 पाई। तो ये क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा चतुष्फलकीय संकुलों में हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इसे मैं यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक्स।